हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है एंटी यूनिट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आने आपके लिए कम्युनिकेशन संप्रेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3 या 5? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? संप्रेषण हेतु कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? इसके लिए हमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बतलाया है कि सूचनाएं कर्मचारियों के हितों के अनुकूल होनी चाहिए। सूचनाएं ऐसी हो जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हो। सूचनाएं संस्था की नीतियों, उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों से यथोचित रूप से मिलती जुलती होनी चाहिए। उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बतलाया है, क्या बतलाया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए बी हो जाएगा। सूचनाएं ऐसी हो जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत यह बतलाया है कि सूचनाएं विस्तृत होनी चाहिए, अनेक तरह की सूचनाएं होनी चाहिए, सूचनाएं लाभकारी होनी चाहिए, सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी हो और न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत है, यह बतलाया है कि सूचनाएं क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। सूचनाएं न तो अत्यंत छोटी हो और न ही अधिक बोझिल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण महत्वपूर्ण है? लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण या इनमें सभी? कुशल नेतृत्व के लिए स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये मौखिक संप्रेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लिखित संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं पूछा गया है। इसमें प्रेषक प्रेषित के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसमें संदेश के प्रेषण में विलंब नहीं होता। भविष्य में विवाद होने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें संदेश अधिक स्पष्ट होते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? लिखित संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, लेकिन नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें संदेश के प्रेषण में विलंब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। मौखिक संप्रेषण के संबंध में क्या सही नहीं है? यहां भी सही नहीं पूछा गया है। यह श्रोता पर तुरंत प्रभाव डालता है। इसमें अस्पष्टता को तुरंत दूर किया जा सकता है। आमने सामने प्रेषण की दिशा में प्रेषित पर तुरंत संदेश के प्रभाव का अवलोकन कर सकता है। मौखिक संप्रेषण सदैव मितव्ययी होता है। तो सही आंसर क्या होगा? मौखिक संप्रेषण के संबंध में क्या सही नहीं है? ये मौखिक संप्रेषण सदैव मितव्ययी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। औपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है? इसमें सूचनाओं का स्वरूप विकृत नहीं हो पाता। केवल अधिकृत अथवा सोची समझी सूचनाओं का ही आदान प्रदान होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान सदैव अधिकारियों की रेखाओं के अनुसार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर होता है। प्राय ये संदेश लिखित होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? औपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सूचनाओं का स्वरूप विकृत नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनौपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसके अंतर्गत प्राय मौखिक सूचनाओं का प्रेषण होता है। इसके अंतर्गत प्रेषित सूचनाओं में पूर्ण सत्यता पाई जाती है। इसमें सूचनाओं के प्रवाह के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसमें सूचनाएं जंगल में आग की तरह फैलती हैं। अनौपचारिक संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें सूचनाओं के प्रवाह के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समतल संप्रेषण से संबंधित नहीं है? समतल संप्रेषण से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। विचार विमर्श, सभाएं एवं सम्मेलन, निजी भेंट या शिकायत पुस्तिकाएं समतल संप्रेषण का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शिकायत पुस्तिकाएं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे? संवाद प्राप्तकर्ता, माध्यम, प्रेषक, प्रतिक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे? प्रेषक को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। संप्रेषण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में अंतिम स्थान पर आप किसे रखेंगे? प्रेषक, प्रतिक्रिया, संदेश प्राप्तकर्ता या माध्यम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रतिक्रिया होगी, अंतिम तत्व। अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की भौतिक बाधा नहीं है? प्रेषक एवं प्रेषिती के बीच की दूरी, अत्यधिक शोरगुल, पद स्थितियों में असमानता, समय का अभाव। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की भौतिक बाधा नहीं है? पद स्थितियों की असमानता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सम्मिलित नहीं है। प्रेषक एवं प्रेषिती के बीच भावनात्मक अंतर, प्रेषक एवं प्रेषिती के पद स्थिति में अंतर, दोनों के बीच व्यक्तिगत मतभेद, भाषा ज्ञान संबंधी अंतर। संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोनों के बीच व्यक्तिगत मतभेद जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बोधक बाधाएं नहीं है। बोधक बाधाएं कौन सी नहीं है? पद स्थिति में असमानता, संबंध प्राप्तकर्ता की योग्यता, संबंध प्राप्तकर्ता का अनुभव, संबंध प्राप्तकर्ता का भाषा ज्ञान। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बोधक बाधाएं नहीं है। ये पद स्थिति में असमानता जो है, ये बोधक बाधाएं नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आधुनिक संगठन संप्रेषण के किस मार्ग को अपनाते हैं? एक मार्गीय, अधोगामी, द्विमार्गीय, ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी, बहुआयामी, संगठनोत्तर। उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक संगठन संप्रेषण के किस मार्ग को अपनाते हैं? बहुआयामी संगठनोत्तर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। संगठनात्मक से उत्पन्न संप्रेषण बाधा का आशय है पद स्थितियों में अंतर से उत्पन्न बाधाएं, अधिक पद स्थितियों से उत्पन्न बाधाएं, विभिन्न पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में मतभेद से उत्पन्न बाधाएं, विभिन्न पद स्तर के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न योग्यताएं होने से उत्पन्न बाधाएं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? संगठनात्मक से उत्पन्न संप्रेषण बाधा का आशय है कि ये किससे है? अधिक पद स्थितियों में उत्पन्न बाधाएं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में श्रवण बाधा के संबंध में निम्नलिखित में विचार किसके हैं? श्रवण संप्रेषण का सबसे उपेक्षित तत्व है। अर्ध श्रवण गियर को न्यूट्रल में डालकर इंजन चलाने के समान है। इसमें इंजन तो चलता है लेकिन आप जहां के तहां बने रहते हैं। जोसेफ दुहर, शोभाना खंडलवाला, मेरी कुसिंग नाइल्स, रॉबर्ट डी वॉरबर्थ। संप्रेषण में श्रवण बाधा के संबंध में निम्नलिखित विचार किसके हैं? ये
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जोसेफ डुहर के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक संप्रेषण से आशय है अधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच सीधे संप्रेषण न हो, संप्रेषण में पारस्परिक सद्विश्वासों का उपयोग हो, लिखित संप्रेषण पर अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए, संप्रेषण में मध्यस्थों की संख्या न्यूनतम हो। तो सही आंसर क्या होगा, प्रत्येक संप्रेषण से आशय है, किससे आशय है प्रत्येक संप्रेषण में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण में पारस्परिक सद्विश्वासों का उपयोग हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगुरलता संप्रेषण है, संप्रेषण की एक अनौपचारिक विधि, संप्रेषण की एक अनौपचारिक विधि, संप्रेषण की एक विधि जिसमें अंगूर की लता का प्रयोग होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंगूरलता संप्रेषण है, किससे संप्रेषण है ये अंगूरलता, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा अंगूरलता संप्रेषण। अंगूरलता में संप्रेषण का प्रवाह होता है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, समतल सतह पर, उपरोक्त में सभी ओर। अंगूरलता में संप्रेषण का प्रवाह होता है उपरोक्त में सभी ओर होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक व्यावसायिक संगठन में आंतरिक संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयोगी है, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीप्रिंटर। तो सही आंसर क्या होगा, एक व्यावसायिक संगठन में आंतरिक संप्रेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयोगी है, टेलीफोन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। लिखित संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, संवाद की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, संवाद में अलंकारों एवं विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए, संवाद का प्रत्येक शब्द उपयोगी होना चाहिए, चार्टों तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। लिखित संप्रेषण की प्रभावशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, संवाद में अलंकारों एवं विशेषणों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए कौन सा संप्रेषण है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक, इनमें सभी। विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए कौन सा संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। भावी संदर्भ की दृष्टि से संप्रेषण है, मौखिक होना चाहिए, दृश्यगत होना चाहिए, सांकेतिक होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। भावी संदर्भ की दृष्टि से संप्रेषण क्या होना चाहिए, ये लिखित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की तुरंत जानकारी हेतु आवश्यक है कि संदेश लिखित हो, मौखिक हो, लिखित और मौखिक हो, दोनों हो या सांकेतिक हो। संदेश प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया की तुरंत जानकारी हेतु आवश्यक है कि मौखिक हो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी कुछ छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।